शेक्सपियर का एक प्ले है मेजर फॉर मेजर। उस प्ले का एक मेन कैरेक्टर एंजेलो उस प्ले में एक सवाल पूछता है कि द टेम्पटर और द टेम्पटेड हु सिंस मोस्ट। मतलब कि वो शख्स ज्यादा गुनहगार है जो लालच देता हो, या वो शख्स ज्यादा गुनहगार है जो ललचा हो। और मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट सवाल है कि जिसका जवाब हर एक शख्स जानना चाहेगा, स्पेशली जब हम सेडिशन की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेडिशन के बारे में, क्योंकि रिसेंट पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट्स दोनों को डायरेक्ट किया है ऐसा कोई केस रजिस्टर ना हो जो सेडिशन की बात करता हो, जब तक कि इस कॉलोनियल एरा लॉ को री एग्जामिन नहीं किया जाए। तो अब सवाल यह है कि ये लॉ ऑफ सेडिशन क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ऐसा बोला है। आज इस लॉ की हम एनालिसिस करते हैं, तो पहले हम इस लॉ की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 19th सेंचुरी में जब भारत पर अंग्रेजों का रूल था, तो उस टाइम थॉमस बेबिंगटन मैकॉले नामी शख्स को भेजा जाता है इंडिया और उसको काम दिया जाता है पीनल कोड ड्राफ्ट करने का। जब लॉर्ड मैकॉले ने काम शुरू किया ड्राफ्ट के ऊपर, तो उसने इस सेक्शन यानी सेक्शन 113 के बारे में बात की और बोला कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन यानी नफरत फैलाते हैं तो हम आपको पनिश करेंगे, और पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। मगर ये सिर्फ एक ड्राफ्ट था और ये ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ साल 1837 में। यहां पे मैं एक बात बताता चलूं कि सेक्शन 113 बाद में सेक्शन 124A बना सर जेम्स स्टेफन के कहने पे, जिसको आज हम सेडिशन के नाम से जानते हैं। 20 साल बाद कुछ ऐसा हुआ हिंदुस्तान में जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इस घटना को आप सेपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं और कई स्कॉलर्स इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। और साल था 1857, रिवोल्ट 1857। ऐसा मानिए कि ये रिवोल्ट के होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने आईपीसी जल्दी लागू किया। मतलब कि इस रिवोल्ट ने मजबूर किया ब्रिटिशर्स को कि वो आईपीसी जल्दी लागू करे। और साल था 1860। अब आपको समझ आ गया होगा कि आईपीसी साल 1860 में ही क्यों लागू किया गया। जब आईपीसी को इनेक्ट किया गया साल 1860 में, तो ये डिसअफेक्शन वाला जो सेक्शन है, मतलब सेक्शन 124A, उसमें नहीं था। हालांकि जो ड्राफ्ट मैकॉले ने 1837 में बनाया था, उस ड्राफ्ट में यह सेक्शन जरूर मौजूद था। अब 1860 में ये क्यों नहीं था आईपीसी में, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक मिस्टेक थी, और अगर ये एक मिस्टेक भी थी तो इस मिस्टेक को ठीक किया गया साल 1870 में, जब सेडिशन को इंक्लूड किया गया आईपीसी में। दैट मीन्स ये एक अमेंडमेंट थी, और इसी अमेंडमेंट की वजह से आप सेक्शन 124 के बाद कैपिटल ए लिखते हैं, राइट। कुछ लोगों का कहना है कि सेडिशन वहाबी मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए लाया गया। खैर, बहुत सारी थ्योरीज है इस चीज को लेकर के। इन शॉर्ट, सेडिशन को यूज किया गया नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को दबाने के लिए, क्योंकि इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ मटेरियल पब्लिश करते थे, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाते थे, और चलानी भी थी क्योंकि इंडियंस को चाहिए थी इंडिपेंडेंस। और उस कॉन्टेक्स्ट में हम प्रोटेस्ट्स करते थे, और ब्रिटिशर्स के पास ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे वो हम लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। हमारे लीडर्स ऐसे भड़काऊ बयान देते थे जिनमें आम लोगों से अपील की जाती थी कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाएं। इस चीज के चलते ब्रिटिशर्स को यह लगा कि ऐसी स्पीचेस या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को रोकने की जरूरत है जिनकी वजह से लोग इंस्टिगेट हो रहे हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक कानून लाया जिसको हम लॉ ऑफ सेडिशन बोलते हैं। ये हो गई लॉ ऑफ सेडिशन की हिस्ट्री कि क्यों ऐसे लॉ की जरूरत पड़ी थी ब्रिटिशर्स को। लॉ ऑफ सेडिशन ये बोलता है कि अगर कोई भी इंसान अपने वर्ड्स से, बोल के या लिख के या किसी साइन से, वीडियो रिप्रेजेंटेशन से या कोई भी प्रेजेंटेशन से अगर सरकार के अगेंस्ट किसी भी तरह की हेट्रेड लाना चाहता है, कंटेम्प्ट करना चाहता है, या सरकार की तरफ लोगों को भड़काता है, तो उस पे सेडिशन लॉ लगेगा। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी सजा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इस लॉ का क्या हुआ। आजादी के कुछ टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट की गई, जिसका काम यह था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी उसको हेड कर रहे थे सरदार पटेल, और सरदार पटेल ने बोला कि अब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, और उन फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, और क्यों ना सेडिशन को एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बना दिया जाए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। लेकिन ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डालनी जरूरी है, और क्यों ना सेडिशन को एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बना दिया जाए। लेकिन इस बात पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाकी मेंबर्स ने एतराज किया कि आप ऐसा कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मिसयूज किया था सेडिशन लॉ को।
और ये भी बोला कि सेडिशन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेडिशन रीजनेबल नहीं है। इस सब के बीच हमें याद रखना चाहिए एक नाम, के एम मुंशी, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव की और इस अमेंडमेंट की वजह से सेडिशन को रिमूव किया गया एज अ ग्राउंड, जिसकी बिना पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सके। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि सेक्शन 124A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा ना बन सका। तो अगर उस टाइम सेक्शन 124A को वैलिड नहीं माना गया तो आज तक ये लॉ कैसे सरवाइव कर रहा है, ये कैसे हुआ, इस बात को समझना जरूरी है। एंड फॉर मी दिस इज द ग्रावरमेंट ऑफ द डिस्कशन। अब सोचने की बात यह है कि अगर सेडिशन को एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं माना गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो ये लॉ अभी भी क्यों वैलिड है, ये कैसे हुआ, ये एवोल्यूशन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो पहली बात समझना है वो है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका क्लॉज 1 बोलता है कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले था, सच एज आईपीसी, अगर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन एग्रीमेंट विद फंडामेंटल राइट्स है तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंटिन्यू होगा। और अगर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वायलेट कर रहा है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंटिन्यू नहीं होगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से सेक्शन 124A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सेक्शन 124A अभी भी वैलिड है? ये स्टोरी समझने के लिए पहले नजर डालते हैं रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस पर। ब्रीफली अगर मैं आपको बोलूं तो मद्रास गवर्नमेंट ने 1950 में रोमेश थापर के खिलाफ केस दर्ज किया क्योंकि वो एक वीकली सर्कुलेट करते थे क्रॉस रोड्स के नाम से, और उस वीकली में रेवोल्यूशन यानी इनकलाब की बात होती थी। इस पर रोमेश थापर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने थापर से पूछा कैसे? थापर ने बोला कि एक वीकली पब्लिश होता है बॉम्बे से जिसका नाम है क्रॉस रोड्स। मद्रास गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं ये वीकली मद्रास में सर्कुलेट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास गवर्नमेंट से पूछा और मद्रास गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि ये वीकली रेवोल्यूशन की बात करता है और अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो ये एक थ्रेट होगा पब्लिक ऑर्डर के लिए। इस पर रोमेश थापर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पर नजर डाली जाए जहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन की हुई है और उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में पब्लिक ऑर्डर का जिक्र नहीं है कि जिसकी बिना पर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर की बात से एग्री किया और बोला कि ये जो बैन मद्रास गवर्नमेंट ने लगाई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके फौरन बाद हुआ कुछ इस तरह से कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और ये थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर को इंसर्ट किया गया आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में। इससे पहले पब्लिक ऑर्डर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं था फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में। उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और पंजाब हाई कोर्ट ने साफ साफ अल्फाज में बोला कि सेडिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है और सेडिशन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये भी बोला कि आर्टिकल 13 के हिसाब से सेडिशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से एग्री नहीं करता है, इसलिए सेडिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके फौरन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही चीज दोहराई। इसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आई राम मनोहर लोहिया केस में। राम मनोहर लोहिया लोगों को बोल रहे थे कि टैक्सेस पे मत कीजिए और बेसिकली राम मनोहर लोहिया एक लॉ वायलेट कर रहे थे। कौन सा लॉ? यूनाइटेड प्रोविंसेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1932, जिसके हिसाब से अगर कोई शख्स लोगों को भड़का रहा है कि वो टैक्सेस पे ना करे तो उसको बुक किया जाएगा अंडर दिस लॉ। जब लोहिया को पेश किया गया कोर्ट में तो कोर्ट ने बोला कि इस शख्स को क्यों अरेस्ट किया गया है। जवाब मिला कि सर ये शख्स स्पीचेस देता है और लोगों को बोलता है कि टैक्सेस पे ना करे और इस चीज की वजह से ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है और पब्लिक ऑर्डर थ्रेटन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेके मत आओ। जब ये स्पीच देगा पब्लिक ऑर्डर थ्रेटन हो सकता है, लोग लॉ उसके बाद ब्रेक कर सकते हैं। जब लोग लॉ ब्रेक करेंगे तब हम ये केस डिस्कस करेंगे। अभी अगर ये शख्स कुछ बोल रहा है और उसका एक इमीडिएट इफेक्ट पड़ रहा है और इमीडिएटली पब्लिक ऑर्डर खतरे में आता है तो ही हम इसको बुक करेंगे, वरना नहीं। अदरवाइज इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोगों को राइट है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, ये लोगों को बोल सकता है कि टैक्सेस पे ना करें, ये इसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो राम मनोहर लोहिया को नहीं करना चाहिए वो ये है कि इसको लोगों को इंसाइट नहीं करना है वायलेंस करने पर। 2 साल बाद आई केदारनाथ जजमेंट, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। ये है वो जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला कि लॉ ऑफ सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह बात याद रखनी जरूरी है कि पार्लियामेंट ने नहीं बल्कि कोर्ट ने ऐसा बोला। मगर इस जजमेंट ने क्या किया, वो ये था कि सेडिशन का अब्यूज रोका। वो कैसे? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो भी कहना चाहते हो आप कहो, लेकिन लोगों को इंसाइट मत करो वायलेंस करने के लिए। और ये भी ऐड किया कि अगर आपकी बात में ऐसी टेंडेंसी है कि वो लोगों को इंसाइट कर सकती है तो वो सेडिशन होगा और आपको सजा दी जाएगी। यहां पर मैं करंट अफेयर्स की तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि वो एक फ्रेश चैलेंज सुनेगी सेडिशन को लेकर के, और बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने पिटीशंस दायर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस एमपी ने भी एक पिटीशन दायर की है। एक 7 जज बेंच ये डिसाइड करेगा कि क्या केदारनाथ जजमेंट सही थी या उसमें कुछ कमियां थी। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ब्रिटिश टाइम में सेडिशन एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लेकिन 1973 में सेडिशन को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सेडिशन एक ऐसा जख्म है जो हमने खुद को खुद दिया है। इट इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। अब देखिए डिफरेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे अगर आप नफरत फैला रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तो आपको बुक किया जा सकता था, लेकिन केदारनाथ रूलिंग के बाद आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को वायलेंस करने पर इंसाइट नहीं कर सकते हो, वरना बहुत मार पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि ऑल्दो केदारनाथ ही वो जजमेंट है जिसने पहली बार बोला कि सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इसका स्कोप नैरो डाउन किया। इसके बाद आई एक लैंडमार्क जजमेंट, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। श्रेया सिंघल ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000। सेक्शन 66 बोलता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो जिससे आप मैसेजेस ट्रांसमिट करते हो, जिन मैसेजेस की वजह से आम लोगों को अनॉयंस होती है, वो एक क्राइम है। श्रेया सिंघल ने कोर्ट को बोला कि सेक्शन 66 जो है वो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है। और ये भी बोला कि सच, दैट मीन्स ट्रूथ, अगर इनकन्वीनियंट भी है, लेकिन इनकन्वीनियंस एक ग्राउंड नहीं है जिसकी बिना पर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल कर सकते हो। जस्टिस रोहिंटन फॉली नरीमन ने जजमेंट लिखी और बोला कि सेक्शन 66 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये वायलेट कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि स्पीच क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडवोकेसी और इंसाइटमेंट में फर्क है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक रेवोल्यूशन को एडवोकेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक कॉज को एडवोकेट कर रहा हूं। 3 साल के बाद अगर मेरी स्पीच से कोई फैसिनेट हो गया और उसने वायलेंस की तो ये हो गया एडवोकेशन। इसके बाद और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट इमीडिएट होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट। इमीडिएटली मैं लोगों को बोल रहा हूं कि आप अपने घरों से बाहर आइए और पुलिस स्टेशन में आग लगाइए। जब मैंने ये बोला तो फौरन लोग अपने घरों से बाहर आए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ये हुई मेरी स्पीच की वजह से इंसाइटमेंट। मैंने इंसाइट किया लोगों को वायलेंस करने पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो भी चाहो एडवोकेट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को इंसाइट नहीं कर सकते हो वायलेंस करने पर। सेडिशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक गहरा रिश्ता है, उसको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 19(1)(a) बोलता है कि ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरी तरफ आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देता है स्पीच और एक्सप्रेशन के। जब हम सेक्शन 124(a) को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसकी वर्डिंग इतनी जनरल है कि किसी भी तरह का डिसिडेंट बिहेवियर, चाहे वो कितना ही कम क्यों न हो, फॉल कर सकता है विद इन द पीनल एम्बिट ऑफ सेक्शन 124(a). It is in this context that we had a wish to discuss the law of sedition, an instrument in the hands of the governor, and free speech, an instrument in the hands of the governed. स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है, लेकिन उनको यह ख्याल रखना है कि वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के बियॉन्ड ना जाए, और अगर वो गए तो यकीनी तौर पर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। अब देखिए जो वर्ड्स यूज किए गए हैं सेडिशन लॉ में, फॉर एग्जांपल हेट्रेड, डिसअफेक्शन, कंटेम्प्ट,
क्या इनका मतलब वही है जो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में बोला गया है? ये देखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सेडिशन वही बोल रहा है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 अलाउ कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है? अगर अगेंस्ट जा रहा है तो उसका मतलब यह हुआ कि आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1A वायलेट हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सेडिशन रहना चाहिए या नहीं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 22nd लॉ कमीशन की तरफ से, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अवस्थी, और उस रिपोर्ट में सेक्शन 124A को रिटेन करने की बात की गई है। जस्टिस अवस्थी ने यह भी बोला कि कॉलोनियल लेगेसी एक वैलिड ग्राउंड नहीं है जिसकी बिना पर सेक्शन 124A को रिपील किया जाना चाहिए। लेकिन यह बात भी यहां पर याद दिलाना जरूरी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 279th रिपोर्ट में यह कहा है कि रादर उन्होंने रिकमेंड किया है कि लॉ ऑफ सेडिशन टोटल रिपील नहीं होना चाहिए और पनिशमेंट 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने को सजेस्ट किया। इससे पहले लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि या तो सेडिशन को रिपील करो या तो इसको रिथिंक करो। व्हाई? बिकॉज डिसेंट जो है पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। जैसा कि वोल्टेयर कहते हैं, आई डिसएग्री विथ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड अनटू डेथ योर राइट टू से इट। डिसएग्रीमेंट इज हेल्थ, डिसेंट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए सेडिशन मस्ट बी रिपील्ड। मेरी ओपिनियन में अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट इस लॉ को बेलेबल और कॉग्निजेबल बनाना तो बनता ही है। बट कोर्ट्स ने कई बार बोला है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सेडिशन पे लागू नहीं हो सकती, जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसलिए कोर्ट्स ने कई बार बोला है कि आर्टिकल 19 और सेक्शन 124A म्यूचुअली कंक्लूसिव नहीं है। यही बात श्रेया सिंगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला। इट इज एनाक्रोनिस्टिक एंड एक्चुअली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज, इफ आई वुड से, एन एंटी फंडामेंटल राइट। अब सवाल यह है कि क्या ये कॉलोनियल एरा लॉ अभी भी रेलेवेंट है कि नहीं। जब हम दावा करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक एंड फ्री कंट्री है तो हमारे पास इलेक्शंस है जिनसे हम गवर्नमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, राइट? तो पॉइंट ये बनता है कि हमें गवर्नमेंट्स को चेंज करने के लिए हैट्रेड, डिसअफेक्शन, ये चीजें लाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इलेक्शंस है। लाइन बहुत फाइन है यहाँ पर। अगर कोई शख्स कुछ लिखता है या कोई शख्स कुछ बोलता है, हमें क्लियर होना पड़ेगा कि क्या ये क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट है या एनिमिटी विद द स्टेट ऑफ इंडिया है। तो जो डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे किसको बोलेंगे और स्टेट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। यही सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि लक्ष्मण रेखा कहां पे है। कब क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट बनता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।